उमर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? आवाज आ रही है आपको? क्लियर है जी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड जी, थैंक यू वेरी मच जी। वेरी गुड, वेरी गुड। डन डन। मिस शाजिया का भी ठीक हो गया वॉइस, वकास की भी हो गई। अब हमें प्रोबेबली ये इक़्तिदार हैं हमारे साथ आईटी क्यूएसपीएल के साथ, तो अभी वो भी अपनी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। बट आई हैव स्टार्टेड द सेशन एट 8 पीएम और जो गिवन टाइम था। So welcome you all to the first session of the project management professional training session. Let me इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया भी बिल्ड हो जाए। इनिशियली वी आर बेसिकली एक कनेक्टिविटी भी हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं एंड वी विल बेसिकली स्टार्टेड कि हमने ये सेशन को किस तरीके से टेक ऑन करना है एंड यू विल बी आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। माय नेम इज अहमद मलिक जी और I will lead this PMP certification session with you, inshallah ta'ala. Or today is the first session of the project management professional training session. Initially, I will give you some introduction about myself. My qualification is I am telecom engineer and I have master's degree in project management from ComSats. इसमें मैंने मतलब अपनी क्वालिफिकेशन जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर आई हैव कवर्ड दीज टू। आफ्टर दैट आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस and I have done both technical and managerial certifications from different organizations, out of which my core subject is project management. I am myself PMP certified in 2011 एंड पीजीएमपी सर्टिफाइड प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा दैट व्हाट इज पीजीएमपी। आई एम पीजीएमपी सर्टिफाइड इन 2021 फ्रॉम पीएमआई यूएसए। As far as my professional career is concerned, I've been associated into the defense industry. I've been working as a deputy director with the defense organization. Probably you have heard the name of the strategic plans division. I've been associated with them as well, जी। और उसके बाद आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू अ कंसल्टेंसी ऑफ माय ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी। ब्लू पीक्स कंसल्टिंग इज माय ओन वेंचर। ब्लू पीक्स कंसल्टिंग को मैंने मतलब फ्रॉम इट स्क्रैच स्टार्ट किया हुआ था जी एंड टिल टुडे। आपको साथ साथ जैसे हम आगे मूव करेंगे सो वी विल डिस्कस दैट वेयर वी आर, व्हाट वी हैव डन सो फार एंड व्हाट इज वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह ताला going to do into the industry. ये बेसिकली एक छोटा सा पोर्टफोलियो है। आई हैव बीन इनटू द यूनिवर्सिटी सेक्टर, एयर यूनिवर्सिटी के साथ रहा। एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनको कंसल्टेंसीज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर दी। ब्लू पीक्स कंसल्टिंग को जो सा ना मतलब जो आप लोगों ने प्रोबेबली आपसे इंटरेक्ट तो हुआ बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द ब्लू पीक्स कंसल्टिंग। ब्लू पीक्स कंसल्टिंग के कुछ 4-5 बैजेस हैं जो कि मैं आई थिंक यहाँ पे आपको जरूर मेंशन कर दूं। ब्लू पीक्स कंसल्टिंग इज द फर्स्ट और ऑथराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर कंपनी with PMI USA. Secondly, we are the first authorized learning partner with Skill Development Council Canada. ये तो दो इंटरनेशनल हमारे बैजेस हैं। और सेकेंडली हम लोग पाकिस्तान के अंदर we have been associated and authorized training partner of various organizations, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जिसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशंस हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं जिनके साथ वी आर वर्किंग एंड देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम लोग ने फौजी फर्टिलाइजर है, ओजीडीसीएल है, पीटीए है, एडब्ल्यूटी है। दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके साथ हम लोगों ने मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री और आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को आगे भी लेके चल रहे हैं। सो मैं आपका बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन प्लस अपनी जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देन साथ साथ कुछ पार्टिसिपेंट जो से ज्वाइन करेंगे और फिर हम इसको साथ लेके चलेंगे। द फर्स्ट वन प्लीज उमर हसन, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिएगा।
Ji, thank you, sir. Well, I'm working with Jazz for around 6 years. So I'm working with their business planning division. B2B मैं काम कर रहा हूँ. उससे पहले I worked with Oracle, and by qualification I am an ACCA member, and I've also done masters in project management from Zabist. ओके, ओके। सो आपका जोन सा है ओवरऑल एक्सपीरियंस 6 इयर्स का, यू स्टार्टेड द करियर विद जैज़? No, no, no. My overall experience is more than 11 years. I started my career from an audit firm. Then I joined Oracle. And after ठीक है, that, in 2017, it's almost 6 years now, I joined Jazz. ओके। थैंक यू उमर जी। मोहम्मद इक़्तिदार साहब। जी वालेकुम इक़्तिदार। राशिद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डन, प्लीज मैंने प्लीज। हेलो जी, जी इक़्तिदार। मैंने टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की है फास्ट इस्लाम से, और मैं ठीक है, सैटेलाइट इंडस्ट्री में हूँ फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 12 नाउ आई एम वर्किंग इन कतर फॉर लास्ट 7 years ओके, एंड नेशनल सैटेलाइट ऑपरेटर फॉर कतर सैटेलाइट कंपनी। एंड ओके, इससे पहले मैं सऊदीया में था, आई वर्क देयर फॉर 5 years. ओके। Since 12 years I am in GCC ज़बरदस्त। and that's all. चलें, थैंक यू सो मच जी। जी शहजाद खान साहब। Welcome. Assalamu alaikum everyone. This is वालेकुम Shahzad, अस्सलाम। and फ्रॉम I'm an पेशावर। ACCA member from Peshawar. Yes, and I have I'm an ACCA member, uh, and I have done my MS in project management. Can you please excuse me? Just give जी, me 2 minutes. श्योर, श्योर। श्योर, श्योर। जी मैडम Yeah, okay, शाज़िया okay, परवीन। that's fine. Yeah, Assalamu alaikum everyone. वालेकुम। Currently I'm working as lecturer in Namal University Islamabad campus. I have done 3 masters. First in economics from Qaid Azam University, second from Cardiff Metropolitan University UK, and then I've done my किस masters. डिसिप्लिन में आपने किया मैडम? इतने ज़्यादा मास्टर्स? हाँ जी सर, MBA मैंने HR में किया था, मास्टर्स फर्स्ट इकोनॉमिक्स में किया था, एंड देन माय इंटरेस्ट डेवलप्ड इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट because I have almost more than 22 years experience working with national and international organizations. I worked with the World Bank, I worked with the Asian Development Bank, I worked with the United Nations and many other national organizations. But from the last 6 years, I'm working as a lecturer with Namal University Islamabad. So I'm teaching project management, I'm teaching HR courses and some other. चलें, एक्सीलेंट जी। आपका ये जो 3 मास्टर्स वाला जो वर्ड था ना, दिस इज़ द मोस्ट इंस्पिरेशनल वर्ड फॉर ऑल ऑफ अस दैट यू हैव डन 3 Yes, मास्टर्स। चलें जी, गुड yes, लक sir. जी फॉर द PMP सर्टिफिकेशन एंड वेलकम टू द Thank इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ग्रुप। सो होपफुली आप इसको भी काफ़ी आगे तक लेके जाएँगी एंड वन डे यू शुड स्पीक कि मैंने 6 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी की हुई हैं इंशाल्लाह। you. Inshallah, sir. Thank you. जी, थैंक यू जी। जी वकास साहब, मोहम्मद वकास साहब। Ji, Assalamualaikum to all. First वालेकुम of सलाम। all, my name is Muhammad Waqas, and I have done MBA from Karachi University in finance. And recently, I have been working for FBR and as an audit officer and posted in 7 last 3 years. So my ठीक है, overall experience in 12 years in MBA in finance and auditing. ठीक, 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 बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। राशिद अली असलम साहब। वकास माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज आप अपना। जी राशिद अली असलम साहब। राशिद आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। आप एक दफा रीज्वाइन करेंगे तो शायद आपकी वॉइस क्लियर हो जाए। आप एक दफा रीज्वाइन कर लें। तलहा, आर यू हेयरिंग अस? आवाज आ रही है तलहा आपको?
जी, तलहा आपको आवाज आ रही है? कैन यू स्पीक? हेलो जी, तलहा आपको आवाज आ रही है जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल मुझे अब आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। तलहा जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन प्लीज हमें बता दीजिए। जी सर, I am currently working in Jazz as a business analyst in a technology division, and I have been there in Jazz for about 10 years. और राइट नाउ मेरी जो जेडी है करंट उसमें ये है कि बिजनेस से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो मेरी टीम गैदर करती है एंड देन आई इम्प्लीमेंट देम ऑन द टेक्निकल सिस्टम। सो बेसिकली हमारा काम एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को हम लोग लॉक करते हैं और उसको जो है ना हम लोग टेक्निकल सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर सर हमारा कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को कोई भी सीआर होती है उसको एंड टू एंड लीड करना होता है और उसमें टेस्टिंग उसके जो जितने भी आप कह लें कि बिजनेस केस अप्रूव कराने से लेके गो लाइफ तक हमने उसको एंड टू एंड मैनेज करना होता है। यानी आप कह लें कि एंड टू एंड एक तरह से सोल्यूशन की डिलीवरी पूरी करनी होती है। So you are in the ये software मेरा division, ब्रीफ right? इंट्रोडक्शन है। और You are in the software division, right? अच्छा जी। I think और जी, thank you तलहा, thank you very much. अच्छा, आपको में से किसी को भी कोई अगर वॉइस नहीं आ रही या कोई मैसेज आप मतलब कुछ शेयर करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आप लोग जो है ना अपना मैसेज मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ना अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे। सो व्हाट्सोएवर अपना सिर्फ और आपने अपना माइक जब कोई बात कहनी हो तो अपना माइक अनम्यूट करके बेशक आप उसको दोबारा म्यूट कर दें, so that will be the sign कि you want to say something, you want to ask something. So otherwise माइक बेशक आप अपना म्यूट रखें। जो वेबकैम की फैसिलिटी है, those who want to open their webcam, they are जो है ना strongly recommended to open your webcam. That is a very big जो है ना for the teacher, for the trainer to जब हम लोग आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, सो वी नीड योर जो है ना फीडबैक, फेशियल एक्सप्रेशन से हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या बन रहा है। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, बट फ्रॉम माय साइड इट वुड बी रेकमेंडेड कि आप अपना जो है ना वेब कैम को जरूर ओपन रखें। So let's start the formally project management professional training session. Basically, thank you very much जी। हम लोग बेसिकली आज कुछ चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग जो पीएमपी सर्टिफिकेशन के हवाले से कुछ चीजें हैं दैट व्हाट इज पीएमपी, व्हाट आर द benefits of the PMP, how we can approach, what approach should be adopted for the PMP certification. In most of my lectures, I would try to be as much interactive as I can because I think हमें पहले अपनी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग की जरूरत होती है और उसके बाद हम उसकी जो है ना वो अपनी जो प्रैक्टिस उन चीजों की ऊपर हमें जाना चाहिए। So PMP certification is basically one of the most recognized certification all over the world. Preferably जो आपका जितना भी गल्फ रीजन है आपका जो वो दे आर रिलाइंग ए लॉट ऑन द पीएमपी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। इस वक्त ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन प्रोफेशनल्स हैं जो कि पीएमपी सर्टिफाइड हैं और मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब दुनिया में कोई चीज पीक पे जाती है तो पाकिस्तान में वो चीज स्टार्ट होती है। सो दैट्स वेयर दी पाकिस्तान के अंदर पीएमपी सर्टिफिकेशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है और अब वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी वाइज और आपके कैरियर वाइज कंसिडर किया जा रहा है। सो पीएमपी सर्टिफिकेशन इज बेसिकली इसके सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो आपका
प्री रेक्विजिट्स पीएमपी सर्टिफिकेशन के इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स फॉर द पीएमपी। नॉर्मली जी उसमें 3 टीयर्स बताए जाते हैं। 3 टीयर्स का मतलब है, एक टीयर आपका है जिसमें आपके 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। थर्ड पार्ट में 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना वो मतलब कंसीडर किया जाता है वंस वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पीएमपी सर्टिफिकेशन। तो वहां पे हमने जब भी अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको बेशक आपका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो या 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, बट वी विल ट्राई कि हम 3 to 4 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज इफ योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इनटू द ऑडिट, तो उसके बाद आपने जो था ना वो पिछले सारे 15-20 साल के जो भी लोग हैं उन सबसे जो था ना आपने अपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करने हैं और उनको सबमिट आपने करवाने। So the bare minimum requirement for the PMP certification is the 3 years of experience. 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको you people are eligible, and for the consideration for the PMP application आपको 3 to 5 ईयर की हम जो लास्ट आपके प्रोजेक्ट्स हैं प्रेफरेबली वो जब हम आगे जाएंगे आई विल टेल यू इन डिटेल कि आपने क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड करनी है, सो दैट वी विल प्रिपेयर योर एप्लीकेशन इन दैट वे कि आपका वो जो है ना ऑडिट के अंदर अगर आप लोग आ भी जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा हैसल करनी ना पड़े। अच्छा, ये तो थी जी इसका पीएमपी सर्टिफिकेशन की प्री रेक्विजिट था कि ये आपके पास मिनिमम आफ्टर योर ग्रेजुएशन इवन 16 इवन 14 और आपके जो है ना ए लेवल्स के बाद आपका ये मिनिमम माशाल्लाह आप सब लोग जो है ना यू पीपल ऑल आर even 16 years of experience, so there is no problem at all कि जिसमें we require कि आपको कोई 14 years of experience की जरूरत पड़ेगी। सेकंड पार्ट इसका आ जाता है इसका एग्जामिनेशन पार्ट। इसका एग्जामिनेशन पार्ट होता है जी इसमें आपको 3 डोमेन्स के अंदर एवेलुएट किया जाता है। 3 डोमेन्स आपकी कौन कौन सी हैं? एक डोमेन है आपकी पीपल डोमेन, एक डोमेन है आपकी प्रोसेस डोमेन, एक डोमेन है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट डोमेन। अब इन 3 डोमेन्स के अंदर सर दे विल एवेल्युएट यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। एक मैं मतलब जब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना तो मेरी मतलब जो नॉलेज में चीजें हैं तो वो मुझे रिकॉल हो रही होती हैं। सो आपके पास जब भी आप पीएमपी सर्टिफिकेशन की प्रेपरेशन के अंदर आए, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अपना एक्सपीरियंस का हैट अपने प्रेपरेशन से बाहर रख दें। क्यों? बिकॉज वंस यू विल रिकॉल द सिचुएशन विद योर एक्सपीरियंस तो वो चीज आपको डाइवर्ट कर देगी, बिकॉज इंटरनेशनली हम उन चीजों को कंपैटिबल नहीं है। सो ड्यूरिंग दिस होल टेन्योर ऑफ द पीएमपी सर्टिफिकेशन नेवर ब्रिंग योर एक्सपीरियंस इनटू द प्रेपरेशन ऑफ द पीएमपी। आपने अपनी पीएमपी प्रेपरेशन के अंदर ये चीज कंसिडर करनी है कि मैं एक नया सब्जेक्ट लर्न कर रहा हूं और इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने जो सा है जिस तरह से मुझे पीएम बॉक या जिस तरीके से मुझे रीटा गाइड कर रही है मैंने उन चीजों को फॉलो करके आगे जाना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स को आपने अटेम्प्ट नहीं करना। आपको अपना क्वेश्चन आंसर जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसको पीएम बॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के मुताबिक आपने उसको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आई एम मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद 3.85 CGPA, बट आई वेंट टू द पीएमपी सर्टिफिकेशन, देयर वर ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रेपरेशन जो कि मुझे पीएमपी के अंदर अलहदा से करनी पड़ी थी। तो आप इस चीज को जरा अपने ज़हन में रखिएगा दैट आपके मार्क्स और आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे दैट विल बी द साइन के वेयर यू फील आप कहां पे हैं। हम इस अपने पूरे टेन्योर के अंदर अपनी क्वेश्चन जब हम शेयर करेंगे, जब हम अटेम्प्ट करेंगे हम सब मिलके, तो वी विल सी वेयर डू वी पीपल एक्चुअली स्टैंड। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? पीएमपी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? पीएमपी का एग्जाम पैटर्न होता है इट इज टोटली एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इसके अंदर 240 मिनट्स के अंदर आपने 180 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 1 मिनट और 27 सेकंड के अंदर आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो जो लोग
बेसिकली बुक के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं और एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरा कम देखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है पीएमपी एग्जाम के अंदर। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपने तमाम मेरे जो स्टूडेंट्स अभी पीएमपी क्वालिफाई कर रहे हैं उनको मैं मैक्सिमम नॉलेज देने के बाद उनकी प्रैक्टिस के ऊपर उनको लेके आ रहा हूं। सो वो उस आपने जब एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपने बेसिकली ये 3 डोमेन्स मैंने आपको जो पीपल, प्रोसेस और बिजनेस जो बताए हैं, इनको हमने लेते हुए अपनी प्रैक्टिस सेशंस को आगे लेके चलना है। पीपल डोमेन रिलेटेड टू दी ऑल द स्टेक होल्डर, लोगों के बारे में, प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, आपकी टीम है, आपके स्टेक होल्डर है, आपके वेंडर हैं, आपने उनसे डाटा कैसे इकट्ठा करना है। नाउ दीज ऑल आर द रिलेटेड टू द पीपल डोमेन। 42% of the 180 questions come from the people domain। आपके 42% क्वेश्चन जो ना पीपल डोमेन से आएंगे, 50% क्वेश्चन जो ना आपके प्रोसेस डोमेन में से आएंगे, 8% क्वेश्चन आपके बिजनेस एनवायरनमेंट डोमेन में से आएंगे। नाउ दिस इज द एग्जाम, उनका जो क्राइटेरिया होता है जिसमें दे एवेलुएट यू कि आपने पूरे एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस किस पैटर्न में आएंगे, क्या चीजें होंगी। नाउ ये आपका जो ना 180 क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 10 मिनट की अलाउड ब्रेक्स हैं। 2 10 मिनट की अलाउड ब्रेक्स का मतलब ये है कि जब इवन 2000 मेरा ख्याल है 17-18 तक भी जो है ना देयर वर नो ब्रेक्स इन टोटल क्वेश्चंस। ये तो अब 180 हो गए, पहले 200 क्वेश्चंस थे पीएमपी के जब हमने क्वालिफाई किया था। अब उन्होंने 200 से उसको कम कर दिया 180 तक और 240 मिनट से उसको कर दिया 230 मिनट और 2 10 मिनट की अलाउड ब्रेक्स आपको दे दिए हैं कि वेन एवर यू फील कि आपको कुछ थोड़ा सा रिलैक्स करना है या आपको थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेनी है तो आपका जो है ना वो ब्रेक जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका मतलब 2 अलाउड ब्रेक्स हैं, ये कैंपस की ब्रेक्स हैं। यहां पे अब आप इसको जब वर्चुअली ऑनलाइन अपने घर से या अपने ऑफिस से या जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में बैठा हूं और अपने घर में बैठ के मैं एग्जाम दे रहा हूं तो इसके अंदर ये 2 10 मिनट की अलाउड ब्रेक्स जो हैं वो प्रॉबेबली आपको अवेलेबल नहीं होंगी। बट दिस इज नॉट अ हार्ड पार्ट ऑफ द होल एग्जाम। हार्ड पार्ट ऑफ द होल एग्जाम है आपका ब्रेन, आपकी प्रेपरेशन, हाउ यू थिंक एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। अब आपको फॉर एग्जांपल वो सिनेरियो दे देते हैं कि यार आपने जो है ना अपने 2 एम्प्लॉइज को भिजवाना है किसी जगह के ऊपर और आपका जो है ना एक एम्प्लॉय मॉर्निंग के प्लेन से जा रहा है और एक एम्प्लॉय इवनिंग के प्लेन से जा रहा है। व्हाट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी यू हैव अडॉप्टेड इन दिस सिचुएशन। अब ये सिचुएशन किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। नाउ दिस इज ऑल योर थिंकिंग कि आपने यहां पे रिस्क की कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है जिससे आप समझते हो कि इसमें आपके एम्प्लॉइज को जो सा है बेनिफिट हो या कोई नुकसान कम हो। सो दिस इज टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे विल आस्क। सो जो आपके पीएमपी के एग्जाम क्वेश्चंस जितने भी हैं, पीएमपी के एग्जाम क्वेश्चंस टोटली सिनेरियो बेस्ड हैं। और माय डियर ऑल फ्रेंड्स, ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मैं तो चूंकि इस फील्ड में हूं, मुझे पता है पीएमपी आपको एक पूरा एक आप समझ लो कि एक फ्रेमवर्क देता है दैट हाउ यू शुड बिहेव लाइक ए प्रोजेक्ट मैनेजर। आपने अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर की ग्लास में डाल के फिर आंसर करना है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं वो आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। So we will discuss a lot of situation. We will share you the example questions, mock questions and all that. So this was the second part. अब इसके अंदर जो एक चीज मैं आपको कंपेयर करूंगा कि आप लोगों ने 3 नाम तो सुन लिए मेरे से कि यार पीपल डोमेन है, प्रोसेस डोमेन है, बिजनेस एनवायरनमेंट डोमेन है, बट ये है क्या एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर को किस डोमेन में इवैल्यूएट करना चाहिए। एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो 5 डोमेन्स हैं उसमें आपको वो एवेल्युएट करते हैं। अब 5 डोमेन्स जो पहले इनका स्ट्रक्चर था
आपको इनिशिएशन का पता होना चाहिए, आपको प्लानिंग का पता होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का पता होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पता होना चाहिए एंड क्लोजिंग का पता होना चाहिए। ये जितना टाइम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये वाली चीज एग्जिस्ट करती रहेगी। सो दीज आर द 5 डोमेन्स जिसमें एक्चुअली इनिशिएशन में क्या हम करते हैं, प्लानिंग में क्या करते हैं, ये वाली चीज हमने एवेलुएट करनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक चीज चेंज हुई है जो कि अभी नए पैटर्न में है, वो चीज है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि प्रीवियसली जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, दैट वाज ऑल प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 100% they evaluate you as a predictive project management। अब इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, यू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। यू नो, हमने अभी आप लोगों के 10-10, 12-12, 14-14 साल के एक्सपीरियंसेस हैं। आपको आपकी फील्ड का एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आप उसको उधर ही बैठे बैठे 80% समझ जाएंगे कि इसमें मैंने करना क्या क्या है। नाउ दिस इज प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि जब आपके पास स्कोप ऑफ वर्क बिल्कुल क्लियर है, नाउ दिस इज प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बट ऑन द अदर साइड एक ऐसा प्रोजेक्ट आपकी जो ट्रांसफर है किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जाती है कि जिसमें आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। यू हैव टू बेसिकली ग्रेजुअली आपने मूव करना है, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे एक कंपनी की वेबसाइट, अपनी कंपनी की वेबसाइट बनानी है, ब्लू पीक्स कंसल्टिंग की वेबसाइट बनानी है। तो ब्लू पीक्स कंसल्टिंग की वेबसाइट के ऊपर मैंने तो फर्स्ट टाइम अपना ये सेटअप एस्टैब्लिश किया, तो मुझे वो वेबसाइट ये नहीं पता होगा कि यार बस ये सब चीजें उसमें जब मैं अपना डाटा इकट्ठा करूंगा, अपने डेवलपर से बात करूंगा, तो वो डेवलपर किसी और तरीके से सोचेगा, मैं किसी और तरीके से सोचूंगा। जब मेरी वेबसाइट बन के सामने आएगी, मैं कहूंगा नहीं यार, मैं तो ये नहीं कह रहा था। नाउ दिस इज समथिंग कि आपने अपनी अप्रोच को वैल्यूएट करना है कि अब मतलब आपको नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, आप उसको अप्रूव करेंगे। दिस इज डिफरेंट नाउ। So they introduced agile project management into the PMP along with the predictive project management. So we will discuss agile terminologies during this course session as well as predictive project management methodologies. So you as a project manager, with the world that they are seeking the project manager to be handle those both kinds of projects, so आपको उसके अंदर evaluate किया जाता है। सो तीन बेसिकली इसमें चीजें होती हैं, एक प्रिडिक्टिव, एक एजाइल और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रिडिक्टिव एंड एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट के आपको जो एग्जामिनेशन के अंदर जो एवेलुएट किया जाता है प्रोजेक्ट, जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, these are the areas that you should know about this कि आपकी project management skills both in agile and predictive project management कैसी हैं। अच्छा जी, so this is the आपकी जो project management का एग्जामिनेशन पार्ट था, वो इस चीज को कवर करेगा बेसिकली। और इसके अलावा जो ना मतलब मेरा ख्याल है कि पीएमपी सर्टिफिकेशन के हवाले से हम व्हाट वी विल डू, आप लोग ये सब चीजें, मेरी बात ये बड़ी गौर से सुनिएगा। हम लोग क्या करेंगे, दैट यू पीपल विल क्रिएट योर लॉगिन डिटेल एट pmi.org पे जाके, आप अपना pmi.org पे जाके अपना लॉगिन डिटेल्स बनाएंगे और वो लॉगिन डिटेल्स अलोंग विद योर रिज्यूमे यू विल शेयर विद अस। हम आपके असिस्टेंस करेंगे टू क्रिएट योर एप्लीकेशन एंड सबमिट इट टू द PMI USA बिफोर probably और by the end of this जो आपका कोर्स है, so that आपको जब आपका PMP का कोर्स कंप्लीट हो, so you would be able at a position कि भाई हमारी PMP की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी हुई है। जब आपकी PMP की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, the third stage will be the deposit of your payment to the PMP application कि आपने अपनी अमाउंट पे करनी है and you will lock yourself। This is a, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि I always used to say myself that Ahmad Malik, this is your financial punishment if you are unable to qualify this प्रोफाइल जो कि आपके कैरियर की रिक्वायरमेंट है।
सो बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इसलिए पीएमपी नहीं दे पाते, या तो उनकी एप्लीकेशन उनसे नहीं बनती, या उनके अंदर एक डर बैठा हुआ होता है कि यार अगर हम पीएमपी में फेल हो गए तो हम आगे कैसे मतलब क्या करेंगे, तो हमारे इतने पैसे जाया हो जाएंगे, सो दे डू नॉट डेयर टू अपीयर फॉर द पीएमपी सर्टिफिकेशन। सो मैं इस पार्ट को बहुत स्ट्रांगली लेता हूं जी। इसके अंदर जो है ना, आप सब लोगों को पीएमपी सर्टिफिकेशन के पेमेंट तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। इससे ज्यादा प्रोबेबली कोई भी ट्रेनर आपको दे नहीं सकता। मतलब कोई भी ट्रेनर, आप किसी भी ट्रेनर से अगर आप देख लेंगे तो मैक्सिमम दे विल गिव यू अ ट्रेनिंग, मैक्सिमम दे विल गाइड यू समथिंग, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। बट मुझे पता है, बिकॉज दिस इज माई फुल टाइम प्रोफेशन and I am seeking you people as if that you people are investing a lot for your this capacity building. And if you मैं अगर आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर दूं, अगर आप लोगों को सपोर्ट कर दूं, सो दिस इज, मुझे किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरी वजह से किसी की कोई चीज कंप्लीट हो जाए। तो सो मेरे जहां पे ये वाला एंड मैंने संभाला हुआ है, तो आप लोगों को भी अपने एंड के ऊपर रियलाइज करना है कि यार हमें भी कुछ अपनी इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है। सो दिस एफर्ट इज बेसिकली कि यू पीपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड दैट वंस योर एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड, यू शुड, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, किसी पे वो जबरदस्ती नहीं है। अगर किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है, दिस इज समथिंग एल्स, बट इफ यू ऑल पीपल कैन अरेंज द पेमेंट फॉर द पीएमपी सर्टिफिकेशन, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप अपनी पेमेंट जमा करवा लें। इससे क्या होगा कि आपको पीएमपी सर्टिफिकेशन का पता होगा कि यार अब मैंने अपनी पेमेंट कर दी है और अब मैंने पीएमपी सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर करना है। सो दिस विल हेल्प यू कि आप अपनी पीएमपी में अपीयर हो सकेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तकरीबन मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 25 से 30 लोग हैं जो कि पेमेंट करवा के इस वक्त टनल में अपनी तैयारी कर रहे हैं। लास्ट मंथ मेरे 3 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था पीएमपी सर्टिफिकेशन को। इस मंथ अभी तक 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने पीएमपी में अपीयर होना है। एग्जाम में उन्होंने डेट्स अपनी ले ली भी है। एक एंग्रो से हैं, एक प्रोबेबली लाहौर से हैं, तो 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये इसी तरीके से हुआ है, जिस तरीके से उनको मैंने मोटिवेट किया, भाई अपनी फीस जमा कराओ। फीस जमा जो 1 हफ्ते की सिर्फ डिले है, सिर्फ 1 हफ्ते का, आप 1 हफ्ता ट्रेनिंग के बगैर गुजार लें, डेफिनेटली यू विल नॉट गो फॉर द पीएमपी। सिर्फ 1 हफ्ते का डिले जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसके बाद डाल दें। आपको चीजें इस तरीके, इतनी फास्ट तरीके से जो है ना, आप अवे हो जाते हो इंडस्ट्री में और ऑफिसेस में कि आपको दोबारा हिम्मत नहीं होती, आपको कोई मोटिवेट नहीं करता। देयर कुड बी एंड देयर विल बी सम पीपल जिनकी 3rd टाइम, ये कल भी मेरी एक साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैं 3 ट्रेनिंग्स ले चुका हूं, 3 ट्रेनिंग्स ले चुका हूं पीएमपी की, बट अभी तक एग्जाम नहीं दे पाया। सो दीज आर द रीजंस कि जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसको हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन का पार्ट भी मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट योर पीएमपी एप्लीकेशन। आप अपना लॉगिन बनाएंगे pmi.org पे जाके, वो लॉगिन डिटेल्स 1 बाय 1 मैं जिसके साथ इंटरेक्ट करूंगा वो हम स्टार्ट करेंगे, हम वो अपना अप्रूव करवाएंगे एंड वी विल मेक द पेमेंट। इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है ना, जो लोग अपनी पेमेंट कर लेते हैं, अब उसके बाद हम लोग उनके लिए जो है ना, जो हमने उनको एग्जाम प्रैक्टिस करवानी है और उनकी एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को हमने एवेलुएट करना है, वो वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। फिर हमने उनकी 2 महीने के अंदर वो डेट्स लेनी है जिसमें उन्होंने अपने पीएमपी में अपीयर होना है और 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कंप्लीट करनी है। सो वो वाला पार्ट हम उन लोगों के साथ उस वक्त तक हैं और रहेंगे जो लोग अपनी पेमेंट करने के बाद, अपनी डेट स्केड्यूल करने के बाद हमारे साथ हमारी सपोर्ट चाहेंगे। वी आर ऑलवेज देयर, 24/7 अवेलेबल होगा ऑन डेली बेसिस। हम जो लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं, अपनी पेमेंट डेट्स ले चुके हैं, हम उनके साथ हैं और उनके रिजल्ट्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं और उनको हम डेली मॉक क्वेश्चंस जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, मेरी ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट आप अपने ज़हन में जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि मेरी ट्रेनिंग का मकसद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन करना, हाउ टू थिंक एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपने जहन में कैसे सोचना है, ये मेरी डिस्कशन होगी। लेकिन इसके बाद
जो सर्टिफिकेशन पार्ट है ये आपको स्टैंपिंग दे देगा दैट यू आर क्वालिफाइड एंड यू आर सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब ये ट्रेनिंग होगी, अभी मैं अपनी कुछ डिस्कशन स्टार्ट करूंगा एंड यू विल सी कि अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को या आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे हैं वर्सेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो इस चीज को भी अपना हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो भी करें और अपनी सर्टिफिकेशन के जो गोल है उसको भी हम अचीव करें। और सर्टिफिकेशन के गोल के लिए आपकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसकी बेसिस पे आप पीएमपी को क्वालिफाई करोगे। नाउ दैट गोल विल बी, जो 3 मैक्सिमम टिप्स हैं वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिस बंदे ने अपने पीएमपी एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर हाथ बिठा लिया, अब इसकी रेशो 5 वर्सेस 95 है जी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो लास्ट में 95% आपकी प्रैक्टिस और 5% जस्ट अपनी जो कंसल्ट करना किसी बुक को या उसको होगा। सो अपने एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट जितने भी आपके मैं डेवलप कर दूंगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी पीएमपी एग्जामिनेशन की स्ट्रेंथ बेहतर नहीं होगी। तो अभी तक अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। मैंने अपनी तरफ से जो बेसिक्स जितनी भी चीजें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी हैं और आप लोगों को बता भी दी हैं। सो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मतलब क्यूरी है तो प्लीज वो पूछें। सो आई विल प्रोसीड फर्दर जी। ऑल क्लियर? ओके, excellent जी। So let's start with the concept of the project management, or let's discuss the जो मेरे ज़हन में पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वर्सेस आप सब लोगों के ज़हन में जो है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला वर्ड है प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? हमने तो वी केम हियर फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो लेट्स डिस्कस के प्रोजेक्ट कहते किसको है, व्हाट इज प्रोजेक्ट? जी उमर। Sir, anything which has a start date and an end date. Simple. एनीथिंग विच हैज अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट इज अ प्रोजेक्ट। ठीक है जी। मिस शाजिया। Sir, project is a temporary endeavor which is taken to create a unique activity which has a start and end time, obviously. मैं आपको एक छोटी सी अगर एग्जांपल दूं कि मुझे अपना जो था ना एक कॉन्फ्रेंस रूम का प्रोजेक्ट है और मैंने अपना कॉन्फ्रेंस रूम जो था ना 2nd फ्लोर से शिफ्ट करना है 7th फ्लोर पे। आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट जो था ना विद 24 सीटिंग कैपेसिटी, ये शिफ्टिंग ऑफ जो फर्नीचर एंड एवरीथिंग, मिनिमम कितने टाइम में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं? जी मिस शाजिया, कैन यू प्लीज टेल मी के इसका मिनिमम पीरियड कितना हो सकता है टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट? Sir, from 2nd floor to 1st floor, 24 seating capacity, I think. हाँ जी, हमने 7th फ्लोर पे शिफ्ट करना है जी। 7th floor पे शिफ्ट करना है। जी, I guess कितनी देर में 1 ये to 2 प्रोजेक्ट hours. कंप्लीट हो जाएगा? Sir, 1 1 to to 2 2 hours. hours में। हाँ जी। Excellent. That is the fastest way of completing the project. जी, Yes. anyone else जी? Anyone else जी? How Sir, early आपने this project बताया can नहीं be कि completed? आपने ये तो शहजाद। बताया नहीं रिसोर्सेज कितने होंगे इसके अंदर लगेंगे, हमारे पास अवेलेबल क्या है, कितने बंदे हैं? 5 बंदे लगा लें यार, 5 बंदे कुछ घंटे में हो जाएगा सर। घंटे में कर लेंगे। Sir, I think it's depending on the source. The main thing is source. You have human resource. अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जितने मतलब पहलवान होंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा, राइट? No, sir. No, sir. Depending on the source, मतलब आपके पास कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट करें, या आप कितने टाइम, डिपेंड इसी चीज पे कर रहा है कि आपके पास टीम कैसी है। टीम कैसी है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखें, मैंने आपसे एक बहुत छोटी सी एक स्टेटमेंट दी, ये कोई मुजाइका नहीं है कि उसके क्या रिजल्ट आया या क्या आप लोगों ने आंसर दिया,
but you think that we are talking about a project and we discussed projects with a million and billions of dollar rupees, and we talk about the project that there are many multiple जो सा है उसमें स्कोप ऑफ वर्क, मल्टीपल आपके रिसोर्सेज, मल्टीपल आपके रिस्क, मल्टीपल आपकी डिपेंडेंसीज, but on the other side we are taking this kind of activities as a project. This is not at all a project. This is not something that we should discuss here कि यार हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. We all are here that हम उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसकी स्कोपिंग है, जिसकी टाइमलाइन है, जिसकी बाउंड्रीज हैं, जिसकी दिस इज बेसिकली जस्ट एन ऑपरेशनल एक्टिविटी. अभी आप लोगों ने कहा एक प्रोजेक्ट उसको कहते हैं जो कि जिसकी स्टार्ट और एंड डेट है. प्रोजेक्ट इज, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं. अभी प्रोजेक्ट अंग्रेजी में इसका बात करते हैं. प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस एंड रिजल्ट. ये इसके अंग्रेजी की डेफिनेशन है. जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर हमें, आपको पता है एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि एटलीस्ट 4 वीक्स की जब एक्टिविटीज आती हैं, दैट थिंग शुड बी कंसिडर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्रोजेक्ट. 4 वीक्स मिनिमम आप जिन काम, आपको ऐसा टास्क दिया जाए जो कि 4 हफ्तों में कंप्लीट होना है, सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए प्रोजेक्ट. अब हम फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने एक वैसे लाइटर वे में एक आपको छोटी सी एग्जांपल बता दी कि जी आपने कोई कॉन्फ्रेंस रूम शिफ्ट करना है. नाउ दिस कॉन्फ्रेंस रूम शिफ्टिंग, इवन कई लोग कहते हैं कि सर कॉन्फ्रेंस रूम में हमें ये पता चलना चाहिए जी हमारे कितने टेबल हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितने लोग हैं. नाउ यू थिंक एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोग, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, you all people are here to define your mind at a strategic level of the organization. Strategic level of the organization का मतलब ये होता है जिसने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है, दैट व्हाई एंड व्हाट प्रोजेक्ट वी शुड प्रोसीड टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन. So as a project manager you all have to think big. दिस काइंड ऑफ जो आपकी, जब हम आगे चीजों को लेके चलेंगे, सो प्रोजेक्ट जो मतलब हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के अंदर हमें लाइन ड्रॉ करनी है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज ऑपरेशन. सो आपका ऑपरेशंस का मतलब होता है कि कोई भी आपकी एक रेपिटेटिव एक्टिविटी जो कि किसी भी दिन, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमने एक फॉर एग्जांपल बेकरी को इनॉग्रेट करना है, या हमने एक बेकरी बनानी है तहजीब की या राहत की किसी जगह पे बेकरी बनानी है. वो बेकरी जो सी है जनाब, वो बेकरी जब तक इनॉग्रेट नहीं होती उससे पहले तक प्रोजेक्ट है. जब तक वो बेकरी इनॉग्रेट नहीं हो जाती उस वक्त तक वो प्रोजेक्ट है. द मोमेंट आपकी इनॉग्रेशन हो जाती है एंड the selling of the product is started and the same products are selling on daily basis, this is known as operation. So जब आप प्रोजेक्ट की बात और ऑपरेशन की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट में हर एक्टिविटी अपने कंप्लीशन की तरफ जा रही है. प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज की डिपेंडेंसीज कौन सी हैं वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं. प्रोजेक्ट की जो बेस लाइंस हैं वो बनाई जा रही हैं. बट वंस ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, अब क्या क्या एक्टिविटीज हैं? फॉर एग्जांपल आपने लैंड एक्विजिशन करनी है, लैंड सिलेक्शन करनी है, लैंड अप्रूवल लेनी है, सिविल वर्क स्टार्ट करना है, इक्विपमेंट का ऑर्डर करना है, आपने अपनी जो डैशबोर्ड्स हैं उनको डिजाइन करना है, आपने वहां पे तमाम यूटिलिटीज की अप्रूवल लेनी है. मैंने अब जितने नाम लिए हैं, दीज ऑल आर द डिफरेंट नेम्स. कोई भी चीज मैंने ऐसी नहीं बताई जिसमें हम ये कह सके यार ये तो एक्टिविटी असर रिपीट हो रही है. सो प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम होता है कि आपने अपनी टीम के लिए टास्क डिफाइन करने और उनको देने के बाद उसकी कंप्लीशन के बाद की एक्टिविटीज की वर्किंग करनी है. नाउ दिस इज द विजनरी प्रोजेक्ट मैनेजर, कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपना रोल कहां पे प्ले करना है. सो प्रोजेक्ट की जब अंडरस्टैंडिंग है तो प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका एक प्रोजेक्ट जो सा है
वो it is something unique that you are going to complete with a complex timelines, with a limited budget, with a limited resources, with the definition of the risks that involved in the project, with the different vendors, with a different communication. So these all are the part of the project. But on the other side, मैंने जो आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी शिफ्टिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सामान उठाना था और ऊपर ले जाना था, दैट्स इट. दिस इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी दैट इज जो कि नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती है. सो आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज अंडरस्टैंड करनी है, दैट प्रोजेक्ट इज सम, लेकिन एक सिंगल एक्टिविटी. प्रोजेक्ट इज अ सिंगल एक्टिविटी. एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर है. एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेज कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर कंप्लीट हो जाते हो तो इसके बाद क्या चीज आती है? इसके बाद आ जाता है आपके पास प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज प्रोग्राम? टीवी प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या फर्क है? इक्तदार. टेलीविजन प्रोग्राम और प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? इक्तदार आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक अनम्यूट करें, पहले स्क्रीन से अपना माइक अनम्यूट करें. जी हेलो, आप जी. बोले. टीवी प्रोग्राम की एग्जांपल इस तरह से है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है एंड और फिर उसको रिपीट होना है. लाइक आप उसकी एक ड्यूरेशन फिक्स्ड है कि इस ड्यूरेशन के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा और वो मतलब कंप्लीट होगा. प्रोग्राम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से ऐसे है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको जो है आपने एग्जीक्यूट करना है और डिलीवर करवाना है. ठीक है, ठीक है. जी तलहा. जी. सर मेरे ख्याल में जो प्रोग्राम मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जितने भी जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं मतलब एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन का कोई टारगेट है. जैसे फॉर एग्जांपल जायज वारिद बजट में जायज वारिद की माइग्रेशन थी. सो ये एक पूरी माइग्रेशन आप कह लें कि ये एक प्रोग्राम मैनेजमेंट है. इसके अंदर एक मल्टीपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करके कंक्लूड करना था. तो इस सारे प्रोग्राम को हम फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे. और जो आप एक टीवी प्रोग्राम की बात करें वो एक रिपीटेटिव आप कह लें कि एक टास्क है या एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर चल रही होती है. दिस इज माय कॉन्सेप्ट. वकास आंसर देना चाह रहे हैं, काफी ईगर हैं आंसर देने के लिए. जी वकास. सर मेरे ख्याल से ये एक इवेंट्स है जिसको प्लान किया जाता है प्रोग्राम को, और जो डिफरेंस है इसके अंदर टीवी प्रोग्राम से वो एक रूटीन के किसी करंट अफेयर्स पे जो रिकॉर्डेड है जिसमें कोई गोल सेट नहीं होते, और प्रोग्राम्स के अंदर जो आगे जाके प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होता है उसमें गोल सेट होते हैं. आई थिंक. ठीक है. जी मिस शाजिया, व्हाट इज प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड व्हाट इज ऑनलाइन प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स? Sir, basically, program management is the process of several related projects. There can be number of projects in one program, and while the TV program, in my point कोई of view, sir, एग्जांपल TV देना चाहेंगी इसकी? आप इसकी कोई एग्जांपल देना चाहेंगी? ये आपने यूनिक बात कही है कि सेवरल प्रोजेक्ट्स इन अ सिंगल प्रोग्राम. सर लेट्स assume poverty reduction. ठीक है, आप poverty को ठीक है. खत्म करना चाहते हैं कंट्री में. दिस इज अ प्रोग्राम. तो इसके अंडर ठीक है. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. लेट्स से वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है कि आप वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं ताकि वो पॉवर्टी से जो है वो लाइक थोड़ा सा कुछ पैसा अर्न कर सकें, कुछ ग्रास रूट लेवल ठीक के है. ऊपर कुछ काम कर सकें. एक तो ये ठीक कि है. उनको एजुकेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स आप कर सकते हैं. ठीक है. थर्डली जो है वो इसके अंदर और भी कुछ काफी चीजें हो सकती हैं. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कुछ हो सकते हैं वो उनके लिए, ताकि वो कुछ अपने लिए लाइक ये पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोजेक्ट्स बता रही हैं आप? सर कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रही हूँ कि एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रोग्राम हो गया पॉवर्टी रिडक्शन, कि मेन आपका काम है कि आपने पॉवर्टी को खत्म करना है या मिनिमाइज करना है. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उसके अंदर हो सकते हैं. कि एक हो सकता है कि आप एम्पावर कर सकते हैं लोगों को थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स और स्किल्स,
और दूसरा ये कि आप थ्रू लाइक एजुकेशन उनको दे सकते हैं ताकि वो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं। फिर कुछ सर्टिफिकेशंस आप करवा सकते हैं उनको, मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ें उसमें हो सकती हैं ताकि उनकी पॉवर्टी ख़त्म हो सके। जैसे एक हमारे यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, वो भी एक पॉवर्टी रिडक्शन का ही उसका एक पार्ट हो सकता है कि उसमें आप या तो चाहें तो आप लाइक उनको डायरेक्ट पैसे दे सकते हैं। फिर कुछ ग्रास रूट लेवल पे मजीद भी कुछ काम हो सकते हैं, जैसे हमने कुछ किए थे पास्ट में कि जैसे कुछ कोई जो है कुछ लोगों ने जानवर उन्होंने कहा कि हमें लेके दे दें, किसी ने कहा हमें बफेलोज लेके दे दें, तो हम जो है ना वो जो मिल्क है उसको सेल करके जो है वो हम अपनी जो है वो थोड़ी सी पॉवर्टी खत्म करेंगे। कुछ ने गर्ल्स ने कहा कि हम पार्लर्स अपने जो है वो बनाना चाहते हैं, तो हम जो है वो बैंक से लाइक कुछ लोन वगैरह लेके तो उनको उस तरह से एम्पावर किया कि आप किस तरह से लोन प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर जैसे एसएमई टाइप होता है। फिर कुछ वुमेन्स को हमने लाइक वो सिलाई कढ़ाई का काम हमने सिखाया उनको, तो वो घरों में बैठ के सिलाई कढ़ाई अपना जो है वो करती रही। फिर कुछ वो जो होम बेस्ड वर्कर्स होती हैं जो घरों में डिफरेंट जैसे स्वेटर बुनना, क्रोशिया से काम करना, तो इस तरह के वो प्रोजेक्ट्स जो है एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने बड़े गौर से सुना होगा कि इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। देखें, एक तो जब ड्यूरिंग दी सेशन कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वही स्टूडेंट जो है ना, मतलब जो ट्रेनर है वो अटेंशन लेने के लिए ना कुछ चीजों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो आप लोगों ने यू नीड टू बी अलर्ट ऑन दी सेशन सो दैट हम अपने एक्चुअल प्रेजेंट माइंड को यूज करें। और जो डाटा है ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये कोई स्टूडेंट टीचर वाला क्लास नहीं है, ये एक वो इंटरेक्टिव क्लास है। मैं अगर आप लोगों का जो मैं सेशन करता हूं, हाँ भाई तलहा आप बताएं, मैडम आप बताएं, उमर आप बताएं, मैं आपके ब्रेन के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है जब तक टेबल नहीं करूंगा ना, उस वक्त तक वो मैं जो भी चीज आपको बता दूंगा वो ठीक नहीं होगी, वो अपनी जगह पे बैठी रहेगी। सो द फर्स्ट टेक्निक विच आई यूज कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को हम टेबल करें, देन डिस्कस करें कि यार इसको एक्चुअली या आप लोग किस हद तक ठीक है। जो बात मैडम शाजिया ने बताई है प्रोग्राम के हवाले से, दैट इज ऑलमोस्ट वेरी गुड। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताए हैं। इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं। थोड़ा सा इंप्रूव क्या कर देता हूं कि प्रोग्राम क्या चीज है। प्रोग्राम इज डेफिनेटली अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो कि एक छतरी के नीचे हैं। अब वो छतरी क्या है? वो छतरी वो एक सब्जेक्ट है। जैसे इन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन ले लिया, पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर हमने क्या कहा कि यार ये 5 प्रोजेक्ट हैं। अब वो 5 प्रोजेक्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका फॉर एग्जांपल रोड्स बनाना। अब रोड बनाने का ताल्लुक पॉवर्टी एलिविएशन से हम डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते। सो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम की पहले मैं आपको एक अंग्रेजी की डेफिनेशन बताता हूं और फिर एक एग्जांपल बताऊंगा। यू विल बी क्रिस्टल क्लियर कि प्रोग्राम किसको कहते हैं। अ प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक हाउसिंग सोसाइटी, आप लोग प्लान करते हो कि यार हमने ना किसी हाउसिंग सोसाइटी में घर बनाना है। लेट्स प्लान, वी ऑल आर एट अ स्टेज कि हम सब लोग अपने घर के बारे में सोचते हैं। अच्छा, अब जब आपने अपने घर के बारे में सोचा तो पता चला कि ये वाली हाउसिंग सोसाइटी पे चलते हैं। अच्छा यार, ये एबीसी हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप देखोगे यार उस हाउसिंग सोसाइटी वो किसी जो कंसर्न बॉडी है उससे अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है। दूसरी स्टेज, आप कहते हो वहां पे क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? वहां पे पानी है, बिजली है, गैस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मार्केट्स हैं, उसकी अप्रोच सिटी से कितनी दूर है, क्या क्या चीजें। आपको एकदम पता चलता है कि यार वहां पे तो पानी नहीं है, उस हाउसिंग सोसाइटी में पानी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि वो शहर से जो है ना 40 किलोमीटर दूर है। ओके, फिर पता चलता है कि वहां पे जो है ना, मतलब अब आप देखो कि मैंने पानी निकाल दिया, तो आप तो यहां पे ही सोचने पड़ गए कि यार अब उस हाउसिंग सोसाइटी में हम जाएं या ना जाएं। मैं वहां से कहता हूं वहां पे अभी गैस भी अवेलेबल नहीं है। अब उधर गैस, नाउ मैंने क्या कहा था? रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब था? रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब था
कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो उस प्रोग्राम में से बाहर निकालो तो उस प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट आ जाए। अब वो वाले तमाम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जिसके आने से और जिसके बाहर निकालने से पूरे प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा कि उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि एक प्रोग्राम के अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स उसकी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कि प्रोग्राम के अंदर वो वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि रिलेटेड हैं उस पूरे प्रोग्राम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हायर एजुकेशन कमीशन को देख लें तो हायर एजुकेशन कमीशन कोई पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए कोई भी अगर काम कर रहा है तो उस पीएचडी प्रोग्राम के लिए उसको पीएचडी से रिलेटेड काम जो है ना, अब ये नहीं है कि अगर उधर कोई मेडिकल का प्रोजेक्ट है वो भी हम कहेंगे वो इसी के नीचे है। नो, दैट इज सेपरेट, वो उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। सो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल टू हैंडल देम इंडिविजुअली। अब आप ये देखो, इसमें एक चीज आपके जेहन में रहे कि प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इनकी टाइमलाइंस फिक्स होती हैं। ये नहीं होता कि प्रोग्राम की टाइमलाइन अनलिमिटेड हम कर दें। प्रोग्राम की टाइमलाइन जो सी है, आपने 4 साल के अंदर तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने हैं। ये नहीं है कि आपको पानी या बिजली 10 साल बाद मिलेगी, या आप ये कहो कि आप प्रोग्राम की कोई टाइमलाइन ही नहीं है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। प्रोग्राम हैज अ टाइमलाइन। डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड द प्रोग्राम, इसके सारे फंक्शन सेम है, सब चीजों का वॉल्यूम ज्यादा है, काम ज्यादा, लोग ज्यादा, पैसा ज्यादा, रिस्क ज्यादा, जो कॉस्ट है वो ज्यादा, आपकी वेंडर्स ज्यादा। ये सब की सब चीजें जो सी हैं दैट कंसिडर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, वो है आपके प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। देखें, आप सब लोग सब जॉब्स करते हैं, आप सबको पैसा, सैलरी, सारी चीजें एक टाइम तक मैटर करती हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है जिस वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल क्या है, व्हाट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अब प्रोग्राम मैनेजमेंट ये वो स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजें हैं जब आपने ये सोचना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की विजन और मिशन क्या है। मेरे मतलब हमें पता है इस चीज का कि नाउ दीज आर अ वेरी रेयर टर्म्स, और इसको बहुत डिफिकल्ट टर्म समझा जाता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि यार ये शायद कोई ऐसी आसमानी चीज है जिसमें जो सा है स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर शायद किसी और लेवल के लोग बैठते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताया जाता, दैट हाउ इंपॉर्टेंट यू आर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट रोल यू आर प्लेइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आपको अब अपनी आइडेंटिटी को खुद अंडरस्टैंड करना है कि प्रोग्राम मैनेजर ये जो हम आप लोगों ने तो प्रोग्राम मैनेजर की टर्म सुनी नहीं होगी, या सुनी भी होगी तो वो वाली टर्म सुनी होगी जो प्रोग्राम मैनेजर का काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने टर्म प्रोजेक्ट डायरेक्टर जरूर सुना होगा। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है एक्चुअली ही इज द प्रोग्राम मैनेजर। नॉर्मली वो एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल मैनेजर्स उसको रिपोर्ट करते हैं, और मल्टीपल मैनेजर जो से हैं वो उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है ना उन सब से बेनिफिट्स लेता है। मैं अब एक टर्म यूज करने लगा हूं, उसका मतलब है बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान। अब बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान क्या चीज है? बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान ये है कि हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट की आउटकम इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट दे देगा अपने प्रोग्राम मैनेजर को। प्रोग्राम मैनेजर हर प्रोजेक्ट मैनेजर से उसके आउटकम्स लेके
अपने उस पूरे प्रोग्राम की तमाम चीजों को एडजस्ट करेगा. So this is actually the program या program management. There is no relationship between television program and the program management. इसके दरमियान में कोई relationship नहीं है. वो that is entirely a different thing that does not have any relationship with the program management. अब प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर जब आपको इंटरनेशनली एवेल्युएट करते हैं, मैं आप लोगों को इसके साथ इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी बता दूं. There are total 3,500 PGMPs in all over the world. On the other side, there are 6.5 million plus PMP professionals. So PGMP is the another certification program जो कि PMP के बाद आएगा. जब आप लोग PMP को क्वालिफाई करेंगे, PMP I considered is the first step entering into the जो था ना आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंट्री के लिए. बट इफ आई सी द एक्सपीरियंस अबव 15 years, then PGMP is one of the most recognized certification जो कि टफेस्ट भी मानी जाती है, जिसमें आप जब PMP कर लेते हो then you can go for the PGMP certification. ठीक है जी. अच्छा जी. ये हो गया आपका प्रोग्राम के हवाले से कि व्हाट इज प्रोग्राम. एनी कंफ्यूजन आपका कोई? अच्छा मैं आपको बताऊं भाई, स्टूपिड क्वेश्चन भी हो प्लीज टेबल पे लाइएगा, अपने जहन में मत रखिएगा. अगर कोई मेरी चीज समझ ना आए या जहन में मेरी बातों से कोई कंफ्यूजन हो, मेक इट ऑन अ टेबल, दूसरों को भी उसका बेनिफिट होगा, उसमें डिस्कशन होगी. सो हम सब प्रोफेशनल्स इसीलिए इस फोरम पे बैठे हुए हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को शेयर करें और दूसरों को भी उसका बेनिफिट हो. सो एनी कंफ्यूजन फ्रॉम एज फार एज द प्रोग्राम इज कंसर्न जी. प्रोग्राम के हवाले से किसी की कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपको अगर चीज ना समझ आई तो यू कैन आस्क जी. क्लियर जी? डन? ओके. नाउ लेट्स मूव इनटू द थर्ड स्टेज, दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. व्हाट इज पोर्टफोलियो जी? शाहजाद साहब, व्हाट इज पोर्टफोलियो? सर जिस तरह प्रोग्राम होता है ना सर, तो उसमें इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं. बट पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड, वी कैन से डाइवर्सिफिकेशन होती है प्रोजेक्ट्स की, जहाँ पर अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, फिर उसके अंदर फिर हर प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया जाता है, ताकि कहीं से इनकम जो है ना वो जनरेटिंग लो है, तो उसके अगेंस्ट जो है ना, मतलब रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट, और आप कह लेंगे नॉन रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट, तो वो रिटर्न को एक किस्म से जो बैंकिंग सेक्टर नॉर्मली करते हैं कि आप अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने भी जाते हैं, तब भी वो आप पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि या तो ऑयल में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उसके मुताबिक करते हैं, रिस्क के मुताबिक. इसी तरह जो सेफ इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली बैंक की तरफ जाते हैं, और बाकी यानी इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर ओवरऑल प्रोजेक्ट्स जो इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड नहीं होते, वो पोर्टफोलियो में आते हैं सर. अच्छा जी. एनीवन एल्स जी? वकास जी. वकास, व्हाट इज पोर्टफोलियो? जी वकास तो नहीं बता रहे. इक्तदार, व्हाट इज पोर्टफोलियो? तब मेरे नज़दीक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाइक कंपनी प्रोफाइल कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, जिसपे मेंशन करते हैं कि बिजनेस गोल्स क्या हैं और क्या स्ट्रेटजीज हैं, कौन क्या प्लान्स हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, लाइक मतलब क्या ठीक जा रहे डिस्प्ले हैं आप. कि कंपनी का क्या हिसाब किताब है, कैसे उन्हें चलना है, ताकि जो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको प्रेजेंट करना है कि जी ये कंपनी है, ये इसकी बेसलाइन है और ये सारा स्ट्रक्चर है, ये हियरार्की है. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान
is the good example for the portfolio management. क्यों? प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री, हर इदारा अपने प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल के लिए जाता है. पोर्टफोलियो इज समथिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स दोनों जो उनसे हैं वो उनकी लिमिटेड टाइमलाइन है, उनके लिमिटेड जो बजट है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. बट एज फार एज द पोर्टफोलियो इज कंसर्न्ड, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप किन किन डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं. सॉरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है ना, एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है कि आपने जो फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना होगा कि यार जी निशात ग्रुप ऑफ कंपनी. फिर आपने जो सा है मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना होगा. ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब है कि आप टेक्सटाइल में भी काम कर रहे हैं, आप होटल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, आप हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं. नाउ आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो किसी पर्टिकुलर डोमेन में, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर फिक्स नहीं है. नाउ पोर्टफोलियो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूरा साल पूरी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल के लिए जाते हैं. आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री जाती है, आपके पास एजुकेशन इंडस्ट्री जाती है, आपके पास रोड इंडस्ट्री जाती है, हेल्थ इंडस्ट्री जाती है. तो पोर्टफोलियो का सर मतलब ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्लानिंग, मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इनिशिएशन स्टेज में, कोई प्रोजेक्ट एंड स्टेज में, कोई प्रोजेक्ट मिड स्टेज में, कोई प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, कोई ऑपरेशन साथ साथ चल रहा है. नाउ पोर्टफोलियो इज अ पार्ट ऑफ 5 थिंग्स: प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, प्रोग्राम्स और ऑपरेशंस. ये 5 चीजें एट ए टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही हैं. नाउ दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो इसमें इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज किसके अंदर आप अभी काम कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्रूवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन. इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोग्राम्स एट ए टाइम चल रहे हैं. कोई प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रोग्राम एंड हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट किसी इनिशिएशन स्टेज में. These are the basically concepts that comes under the portfolio management. यानी कि अब ये तो नहीं है ना यार, हेल्थ इंडस्ट्री का रोड के साथ क्या ताल्लुक है, रोड इंडस्ट्री का एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक है, एजुकेशन इंडस्ट्री का उसके साथ जो है ना सिविल इंडस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है. सो एवरीथिंग आर इंडिपेंडेंट इन द पोर्टफोलियो. सो ये 3 ABC हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के: प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो. अब इन तीनों की जो है ना इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं: PMP सर्टिफिकेशन, PGMP सर्टिफिकेशन एंड PFMP सर्टिफिकेशन. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोफेशनल, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द PMI, जो कि इसके पोर्टफोलियो लेवल के लोग, जो कि ग्रुप लेवल के लोग हैं, CEOs लेवल्स के लोग हैं, जो कि टॉप मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं. सो दीज आर दी 3 मेजर डोमेन्स जिसको प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो कहा जाता है. ठीक है जी. पोर्टफोलियो का कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है जी? ऑल आर क्लियर? चले, गुड, जबरदस्त. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? Who are the stakeholders? जी उमर लगता है आपको बहुत सर्दी लग रही है. ना, मुझे थोड़ी सी लगती है सर्दी वैसे. हाँ, बहुत अभी हमें यही लग रहा है कि आप बहुत सर्दी में. अच्छा जी, what are the stakeholders? सर, स्टेक होल्डर्स एनीवन व्हिच इज बीइंग अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट. उसके अंदर आपके किसी भी तरह के उनका एक अपना एक स्टेक हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से अफेक्ट हो रहे होंगे.
अच्छा, कौन डायरेक्टली कोई होती है। स्टेक होल्डर्स के नाम लोगे आप? हु आर द स्टेक होल्डर्स? कौन कौन होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर? कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं? प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दो किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं, मेनली जिनमें हम करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हैं, आपकी अपनी मैनेजमेंट हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ये आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अंदर आप आगे भी बाइफरकेशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आप जाते हैं तो आपके गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होती हैं, आपके एक जनरल पब्लिक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है, उसके बाद कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मीडिया इंडस्ट्री आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है आपकी किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर, कुछ वॉच डॉग्स होते हैं। इस तरह डिफरेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अंदर मल्टीपल लोग आ रहे होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके किसी भी किस्म की एक्टिविटी से आपका उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट आ सकता है। इसका एक आप फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं कि आजकल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक तो उनके अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स तो होंगे ही होंगे जो अपनी उसकी कंपनी के अंदर उनके एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं। सेकेंडली उनके बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट उनकी स्टेक होल्डर्स है। देन उनके कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट्स होते हैं, वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि वो कभी किसी जगह पे जाके जब वो अपनी कॉलोनीज वगैरह या बनाते हैं तो वहां से वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट एक एक आपका एक हो एक ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है जो उनका फॉरेस्ट के जो इंटरेस्ट है उनको सेव करती हैं। फिर कुछ आपके इंटरनेशनल वॉच डॉग्स होते हैं जो आईएमएफ वगैरह उसके अंदर आ गए। तो स्टेक होल्डर इज अ वेरी आप कह सकते हैं इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसके अंदर मल्टीपल लोग आ रहे होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से आपकी एक्टिविटीज से अफेक्ट हो रहे होते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड उमर। स्टेक होल्डर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली जी, स्टेक होल्डर्स के अंदर नॉर्मली जो हम लोग जब प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं तो वी कंसीडर्स दी स्टेक होल्डर्स के जो फॉर एग्जांपल आपके मैनेजमेंट है या आपके जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉर्मली स्टेक होल्डर की टर्म जब भी यूज की जाती है तो वो आपको यही होता है कि यार ये स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, यार इनको इन्फॉर्म करना है चीज को। अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉस्ट और एक होता है स्टेक होल्डर। आप मुझे ये बताइए कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट के एंड के अंदर स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी इक्तदार। मेरा ख्याल है स्टार्ट में जो है स्टेक होल्डर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्यों? जो भी, ताकि उनको जो है इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर। अच्छा, इसका मतलब है कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? कॉस्ट भी है लेकिन इफ यू चूज नहीं, वन एक देन चीज स्टेक होगी ना, होल्डर्स। वो स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई थिंक इसका रिवर्स होगा, स्टार्ट में कॉस्ट होगी, एंड पे जो है स्टेक होल्डर्स होगा, क्योंकि उससे स्टार्ट में वो कॉस्ट है और एंड में स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी शहजाद साहब। सर सर आई थिंक आपका जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है वो स्टार्टिंग कॉस्ट से होती है सर। इफ दैट प्रोजेक्ट इज फीजिबल तो हम उसको फिर इनिशिएट करते हैं सर। तो कॉस्ट इज द इनिशियल फैक्टर सर। और जब हम फिर प्लान करते हैं सर तब जाके स्टेक होल्डर जो है ना एक मेजर पार्ट बनते हैं सर। और उनको ऑन बोर्ड लेना सर वो जरूरी होता है सर, बिकॉज समटाइम्स मतलब एट द स्टेक होल्डर। स्टार्ट आप कहते हैं कि कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपके स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी वकास। सर मेरे ख्याल में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट जो होती है वो बैकबोन होती है। कॉस्ट तो पहले इनिशियली तो कॉस्ट है, और सेकेंडली लास्ट में जो है वो स्टेक होल्डर्स होंगे। जी जी मैडम शाजिया।
सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक बोथ आपके जो है ना वो कॉस्ट भी आपकी है क्योंकि इनिशियल लेवल पे कॉस्ट इंक्लूडेड है एंड स्टेक होल्डर्स भी जो है वो आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेक होल्डर्स के बगैर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते एंड कॉस्ट के बगैर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो करें क्या? ये हमें तो एक चाहिए जी, हमें तो अब दोनों का आंसर चाहिए नहीं, हमें तो एक चीज बताएं कि स्टार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है और एंड में क्या इंपॉर्टेंट है। सर कॉस्ट स्टार्ट में एंड स्टेक होल्डर्स एंड में। पहले कॉस्ट अच्छा आएगी, कॉस्ट होगी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ना। जी, ठीक हो गया। तलहा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? सर मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट और कॉस्ट के बगैर अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट नहीं कर सकते, ना ही उसके ऊपर फिर टाइम लगाने का कोई फायदा है अगर आपका बजट ही नहीं है। स्टेक होल्डर्स बजट ही नहीं है। इसलिए एंड तक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका एंड स्टेक होल्डर वो भी हो सकता है जिसने किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है या जिसने साइन ऑफ देना है। सो इसलिए मेरे नजदीक एंड तक आपका स्टेक होल्डर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसीलिए उसको कहूंगा कि आपका स्टेक होल्डर, क्योंकि कॉस्ट जब एक टाइम पे आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चला जाता है तो वो फैक्टर फिर साइड पे हो जाता है और एंड तक जो आपको लेके कंक्लूड कराना होता है वो स्टेक होल्डर्स के साथ ही कराना होता है। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। जी उमर। सर ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कॉस्ट इज द बेस लाइन इन एनी प्रोजेक्ट, लेकिन आप अपनी प्लानिंग के ऊपर ही आपको कॉस्ट और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बजट है और सारा कुछ है, लेकिन आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जैसे एकदम आपको पता है गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई एंड यू कैन नॉट परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो आपको अपने स्टेक होल्डर को भी इंगेज करना पड़ता है। सो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों आपके हर पॉइंट ऑफ प्लानिंग के ऊपर इन्वॉल्व हों। सो इट इज़ यू कैन नॉट से कि मैं शुरू में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, आखिर में कॉस्ट को देखूंगा और वाइस वर्सा, क्योंकि आपको दोनों अपने प्लानिंग के पार्ट के अंदर इनको हिस्सा बनाना पड़ता है। और मैं तो मेरे ख्याल से तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ हैव इक्वल वेटेज। अच्छा देखें, आपने बड़ा अच्छा एक आंसर दिया स्टेक होल्डर्स के बारे में, बड़ा अच्छा आपने मुझे मतलब अपना कॉन्सेप्ट बताया। अब नाउ हियर एक्चुअली सम प्रैक्टिकल थिंग्स कम कि जब हम स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हैं तो हम सब में से मतलब किसी ने भी ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया कि यार इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेक होल्डर एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, तो इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ क्या है। पहले एक नाम से जो है ना हम लोगों ने एक चीज को डिसाइड कर लिया। स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है। स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में आपके स्पॉन्सर्स हैं, स्टेक होल्डर के अंदर आपकी फंडिंग एजेंसी है, स्टेक होल्डर के अंदर आपके जो पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करने वाले लोग हैं वो प्रोजेक्ट का पार्ट है। असल में प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम का काम क्या होता है और प्रोजेक्ट्स को बेसिकली आप किस एंगल से देखते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को देखते हैं कि यार हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया है और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है सिर्फ काम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर का सिर्फ और सिर्फ काम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, बाकी तो टीम ने काम सारे का सारा करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने टीम को यूटिलाइज करना है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में अगर आपका स्पॉन्सर या आपकी फंडिंग एजेंसी उनको आप मैनेज नहीं कर पाते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके जो उन्होंने प्रोजेक्ट को कंसीव किया था उसके मुताबिक आप प्रोजेक्ट को लेके नहीं चल पाते हो, तो डेफिनेटली उन स्पॉन्सर्स के पास अथॉरिटी है कि आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दे, आपका प्रोजेक्ट स्टॉप कर दे, अपनी फंडिंग रोक लें, आपके प्रोजेक्ट को जो है ना आगे ना जाने दे। नाउ यहां पे एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जिस कॉस्ट को आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो कॉस्ट तो बैंक में पड़ी हुई है, वो कॉस्ट तो अभी स्पेंड ही नहीं हुई प्रोजेक्ट के ऊपर। वो जो कॉस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सारे का सारा पैसा तो उसके कंट्रोल में उस फंडिंग एजेंसी के पास या स्पॉन्सर के पास। तो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर आपका जो स्टेक होल्डर है
फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कौन है? ये स्टेक होल्डर्स हैं। अब जब ये स्टेक होल्डर्स हैं तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्टेक होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उमर ने इसी के बारे में इतना बताया था कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारे वो हैं जिनको आपने अपने प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई करना है। अब पैसा लग गया, अब एक जो स्पॉन्सर था उसका 2 अरब रुपया लग गया, तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर या थर्ड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट हो गया, पैसा या स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर तो अब पैसा लगा चुका है, अब उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो पैसा स्पेंड हुआ वो वही लोग, स्पॉन्सर, फंडिंग एजेंसी, वो कहेंगे यार हमारा इतना पैसा लग गया इस प्रोजेक्ट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें चाहिए। अब चीज डिफरेंट हो गई, अब कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज आपने थर्ड पोर्शन कॉस्ट का लगा दिया है, अब सिर्फ एक पोर्शन रह गया है। तो एक पोर्शन के लिए वो स्पॉन्सर्स जो है ना वो कोशिश करेंगे कि हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। सो ये एक बड़ी बेसिक सी वो एक चीज है कि हम जो कॉस्ट की बात करते हैं या हम जो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, अब यहां पे मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एक्चुअली कहते किसको है। नाउ यू सी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के साथ आपने बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है। अब इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भाई आपने एक ऐसा टेम्पलेट डिजाइन करना है कि इस टेम्पलेट के अंदर आपके स्टेक होल्डर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास पूरी हो। अब स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मिसाल के तौर पे मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। स्टेक होल्डर में सबसे पहले आपके पास उस स्टेक होल्डर का नाम, उस स्टेक होल्डर की डेजिग्नेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी है, फिर उसके बाद स्टेक होल्डर की उस प्रोजेक्ट के अंदर उस स्टेक होल्डर का रोल क्या है, वो आपके प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, वो वाला उसकी डेजिग्नेशन। फिर तीसरी चीज, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टेक होल्डर का प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना, क्या चाहता है आपके प्रोजेक्ट से, उसका रिक्वायरमेंट्स और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर के पास उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उस स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस। जी उमर कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? नो सर, सॉरी। आपके स्टेक होल्डर का जो जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। फॉर एग्जांपल अगर वो स्पॉन्सर है तो हाई इन्फ्लुएंशियल है, अगर वो एक एम्प्लॉई है तो उसका इन्फ्लुएंस कम है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या है वो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा हूं ना, ये स्टेक होल्डर की हिस्ट्री है जो आपके पास होनी चाहिए। स्टेक होल्डर की प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से आया वो स्टेक होल्डर। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर की स्ट्रेंथ, किस चीज के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है। आपको यू नीड टू बी रेडी टू डील विद दैट स्टेक होल्डर इन देयर पर्टिकुलर स्ट्रांग एरिया। उसका स्ट्रांग एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस स्टेक होल्डर का, इस बंदे का, इस जो भी बंदा टीम मेंबर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, वेंडर है, इसका स्ट्रांग एरिया क्या है जिसके ऊपर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर उसके स्ट्रांग एरिया के बाद उस स्टेक होल्डर की जो बेसिकली अचीवमेंट्स हैं या उस स्टेक होल्डर ने अभी तक जो अपनी करियर के अंदर अचीवमेंट्स लिए हैं वो क्या हैं। सर ये वो स्टेक होल्डर टेम्पलेट है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये वो स्टेक होल्डर टेम्पलेट है यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर शुड हैव एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि मेरे पूरे स्टेक होल्डर का एनालिसिस मेरे टेबल पे मेरे पास पड़ा हुआ है। अब ये स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है ना, दिस इज नॉट एट ऑल अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये याद रखिएगा। स्टेक होल्डर रजिस्टर इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। वाई? बिकॉज आपने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ नेगोशिएट की हुई है वो रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, कोई आपकी बात मान गया,
किसी की बात आपने मान ली, और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर स्टेक होल्डर्स. सो दैट विल क्रिएट कि आपने किसी स्टेक होल्डर के साथ क्या नेगोशिएट किया हुआ है. सो दिस इज समथिंग अ स्टेक होल्डर रजिस्टर शुड हैव फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर यू पीपल जो किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे. अब इस डिस्कशन के साथ आपको स्टेक होल्डर्स की, लेकिन मैं आपको बार बार वर्ड स्टेक होल्डर का यूज कर रहा हूं. देखो, यू पीपल नीड टू बी वेरी क्लियर कि स्टेक होल्डर में कौन है. स्टेक होल्डर में सबसे पहले आप. अभी इन्होंने कहा ना कि जी स्टेक होल्डर वो है जिससे वो और जिससे प्रोजेक्ट दोनों इफेक्ट हो सकते हैं. आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, प्रोजेक्ट गया, आपने प्रोजेक्ट खराब किया, प्रोजेक्ट ने आपको किक आउट कर दिया, प्रोजेक्ट ने अपना काम भी कर दिया. तो सबसे पहले ये सोचें कि स्टेक होल्डर्स में हैं कौन कौन. सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर, जो स्टेक होल्डर सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर है. फिर उसके बाद आपकी पूरी टीम, आपके सारे लोग जो उस प्रोजेक्ट का पार्ट है, वो स्टेक होल्डर है, प्राइमरी स्टेक होल्डर है, की स्टेक होल्डर है, इंटरनल स्टेक होल्डर है. दे ऑल आर दीज. फिर उसके बाद आपका स्पॉन्सर. आप देखो, मेरी बात याद रखें कि आप स्टेक होल्डर के अंदर ये मत भूले, आप और आपकी पूरी की पूरी टीम जिसने काम करना है वो इसकी स्टेक होल्डर नहीं है. ये जो पूरा टेम्पलेट मैंने आपको डिजाइन करवाया है, ये पूरे का पूरा टेम्पलेट स्पेसिफिकली आप और आपकी टीम के लिए है. मेजर स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं जिन्होंने काम करना है. अब इसके अंदर भाई अगर आपके कोई ऐसी टीम्स हैं जो कि मल्टी कंट्री की, जो मल्टीनेशनल जो से आपके स्टेक होल्डर्स हैं, फिर आपको उनके मुताबिक उनकी कल्चरल आइडेंटिफिकेशंस भी करनी पड़ेगी. सो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आप, आपकी टीम, आपका स्पॉन्सर, आपकी मैनेजमेंट, आपका कस्टमर, आपका वेंडर, ये सारी की सारी कैटेगरीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए. मैंने आपसे एक बात की कि आपने एक्चुअल काम करना क्या है. दो काम करने हैं आपने, एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. 90% ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट करता है. 90% जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कम्युनिकेट करना. क्या कम्युनिकेट करना है, ये काम करने हैं. क्या कम्युनिकेट करना है, अपनी सीनियर मैनेजमेंट को अपनी प्रोग्रेस बतानी है. क्या कम्युनिकेट करना है, फीडबैक लेनी है अपने लोगों से कि क्या यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, और आप कुछ सोच रहे हैं वो कुछ बना रहे हैं. सो आपने ये तमाम लोगों को बेसिकली जो था ना अलाइन रखना है, सो दैट आपके प्रोजेक्ट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए. सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है. अगर आप ये दो काम नहीं कर पाते, जो प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकता. ये बात कंफर्म है. तो आपने स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इसके ऊपर यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. दिस इज अ हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर. अच्छा, सो ये एक पार्ट था जी स्टेक होल्डर्स के बारे में कि स्टेक होल्डर्स कौन हैं, स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज किया जाता है. हम थोड़ा बहुत इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे अबाउट दी स्टेक होल्डर्स के स्टेक होल्डर मैनेजमेंट किसको कहते हैं, और इसकी फर्दर मैंने आपको बहुत इसका मेजर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दिया है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की, बट वी विल मे बी डिस्कस समथिंग मोर ऑन इट. ओके जी, एनीथिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्टेक होल्डर जी? यार कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई या तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, और या जो सा है सब क्लियर है. मुझे नहीं समझ आ रही वैसे अभी तक कि मुझे मेरा मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना, या तो बहुत जो है ना किसी को नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा मेरे से, या आप लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं. जी इक्तदार साहब, कुछ समझ आ रहा है? आर यू कंफर्टेबल विद द मेथड ऑफ टीचिंग, या कुछ स्लाइड्स शुरू करें?
नहीं सर, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है और आई थिंक दिस इज बेटर देन प्रेजेंटेशन। इसमें चांस आ, मिलता है डिस्कस करने का, आइडियाज को मेरी शेयर अभी करने वो का। नॉर्मली जो सा है वो स्लाइड्स को मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि मैं तकलीफ ना दूं, और स्लाइड्स जो है ना आपको डाटा वो दे दूंगा, जितना मर्जी ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट और वो चीजें थोड़ी सी डेवलप हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। कंटिन्यू करें, ऑल आर कंफर्टेबल? उमर, यस। चलो वेरी गुड। उमर तो कह रहा है कि 1 घंटा और करें सर। वेरी गुड, बिल्कुल ओके, सर। वेरी गुड। अच्छा जी, ये था जी पार्ट आपका स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स। और ये टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया है, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इस टेम्पलेट को जो सा है एस्टैब्लिश करना है, फॉलो करना है, और अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये टेम्पलेट आपको बेनिफिट करेगा, दैट हाउ यू नीड टू थिंक फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को आपने कैसे बेटर करना होता है। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पीएमओ का। आप लोग सारे माशाल्लाह एमएस हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी स्ट्रांग आपका एरिया है। सो व्हाट इज पीएमओ? पीएमओ किसको कहा जाता है, और व्हाट रोल्स जो पीएमओ एक ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करता है? जी मिस शाजिया, व्हाट आर पीएमओ? This project management office basically deals with the multiple things. First of all, new opportunities in the market, to identify risk, and that's it. I forgot. मेन सर नहीं, दो मेन पीएमओ ये चीजें, रिस्क भी आइडेंटिफाई करना साथ साथ, और मार्केट में जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी जो R&D सेक्शन है उसको भी देखना, एंड जो लाइक कहाँ पे रिस्क, और ऑलरेडी रिस्क रजिस्टर को मेंटेन करना, ये भी पीएमओ ऑफिस का काम है। ऑलरेडी अगर किसी अच्छा, प्रोजेक्ट में आपने कोई जो है वो सिमिलर रिस्क फेस करना पड़ा है तो वो दोबारा भी आ सकता है, और उसको मिटिगेट कैसे करना है आपने, एंड नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आपके जो और भी लाइक सिमिलर जो प्रोजेक्ट्स काम कर रही होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही हैं और आप शायद ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली पीएमओ का ये काम है। ठीक जी। शहजाद साहब। सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है सर, ये ग्राउंड के ऊपर जो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है ना सर, वो लाइक फॉर एग्जांपल आपके लैंड एक्विजिशन से स्टार्ट होता है, और प्लानिंग जो है ना सर वो हेड ऑफिस करता है, एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है सिर्फ उस एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए कि वो फ्रॉम द लैंड एक्विजिशन टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टेस्टिंग, ताकि वो ये सारी चीजें वो देखे, एंड ऑफ कोर्स वो रिपोर्टिंग साथ साथ रिपोर्टिंग करता है। चलें, सर, तलहा का फेस बता रहा है दैट ही इज वेरी क्लियर ऑन पीएमओ। जी तलहा, प्लीज शेयर योर व्यूज। सर मेरे नज़दीक तो पीएमओ जो मैंने ऑब्जर्व भी किया है वो मतलब प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटाइजेशन वगैरह हो गई, एक तो ये रोल हो सकता है पीएमओ का, और मतलब कि उसमें कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो टास्क आप कह लें, ये हो गया। स्पेशली जो मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक तो मुझे प्रायोरिटाइजेशन ही ज़्यादा लग रही है कि अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट को किस प्रायोरिटी के ऊपर लेके चलना है, और इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। आई थिंक ये एक दो टास्क होंगे जो पीएमओ मेरे ख्याल में परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है जी, एनी वॉलंटियर? अदरवाइज मुझे अलाउ करें तो मैं स्टार्ट करूं। जी सर अगर मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड कर दूं जी तला की बात को जी, आगे, जरूर पीएमओ जी, जरूर। प्रायोरिटाइजेशन भी कर रहा होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की भी देख रहा होता है, लेकिन अगर इन नटशेल हम बात करें तो जितने डॉक्यूमेंटेशन और जो कैसे एक रिपोजिटरी होती है एक तरह की, आपके जितने आपके लेजर्स होते हैं, आपके जितने भी आपका लेसन लर्न रजिस्टर हो गया, आपके जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो सारे पीएमओ में मेंटेन हो रहे होते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। डन जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट पी स्टैंड्स फॉर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। P stands for
Program Management Office. P stands for Portfolio Management Office. It depends on the organization strength that where they stands, so that office will be maintained. If we are talking about that there are projects in the organization, so it will be definitely project management office. और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोग्राम्स को डील कर रही है, सो दे शुड मेंटेन प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस. तो सबसे पहला जो पार्ट है पीएमओ से रिलेटेड कि ये प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो, इन तीनों में से जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो बेसिकली उस पी को स्टैंड करना चाहिए. दूसरी चीज क्या है सर, वो ये है कि लेट्स टेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, पीएमओ की बात करते हैं. व्हाट इज पीएमओ? पीएमओ इज एक्चुअली द CPU of the organization, Central Processing Unit of the organization. PMO आप लोगों ने जो 2, 3, 4 अपनी जो डेफिनेशंस या फीचर्स, फंक्शंस बताए हैं PMO के, आप लोगों का बहुत लिटिल नॉलेज है PMO के ऊपर. PMO एक्चुअली जो थिंक टैंक होता है ना आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली पीएमओ. क्यों? उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपेंड कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो सी है आपकी वो जो है ना किस तरह से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, कौन से प्रोजेक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे, करंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन में कौन से प्रोजेक्ट्स थे, फ्यूचर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपने किन किन प्रोजेक्ट्स को लेके चलना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेसिस क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना जो प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग है वो कैसे हो रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी तमाम ट्रेनिंग से लेके प्रोजेक्ट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको पीएमओ अगर एड्रेस कर रहा है, नाउ दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ दी पीएमओ. इसमें और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें और इंपॉर्टेंट सर चीज ये है कि पीएमओ जो था ना, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मतलब पीएमओ कैसे इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि मतलब क्या पीएमओ एक पूरा डिपार्टमेंट है? लेट्स डिस्कस ऑन इट. पीएमओ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो परमानेंट वर्सेस एक्चुअल, परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी जो था ना वो नेम से. कैसे? देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे पीएमओ के अंदर वो वाले लोग इन्वॉल्व्ड हैं जो कि पीएमओ में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस करने हैं. फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट्स के हेड, आपके तमाम हेड्स जो उनसे हैं डिपार्टमेंट्स के, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द पीएमओ. अच्छा, ये क्या काम करते हैं ये लोग? ये लोग उस वक्त आते हैं जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की बारी आती है, जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के जो सा है कोई फ्यूचर डिस्कशन की बारी आती है. ये तब आते हैं जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के करंट प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस की बारी आती है. ये वो लोग हैं. अब परमानेंट लोग कौन है? परमानेंट वो लोग हैं जो कि पीएमओ में बैठ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेसेस ले रहे हैं, डिफरेंट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं. पीएमओ का लेवल कहां पे आता है? Where does PMO stands? PMO stands at a top level जो कि MD या CEO से जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दैट इज PMO. क्यों? बिकॉज वो PMO अपने टॉप मैनेजमेंट से गाइडलाइन लेता है और नीचे सारी की सारी चीजें पास ऑन करता है, नीचे से प्रोग्रेस लेता है और अपने मैनेजमेंट को बताता है कि जनाब ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं. नाउ हियर इज द PMO. तो PMO का क्या क्या काम हुआ? पीएमओ का काम हुआ प्रोजेक्ट की प्रोग्रेसेस को लेना, पीएमओ का काम हुआ तमाम जो अपना डेटाबेस है उसको मेंटेन करना, पीएमओ का काम हुआ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड टेम्पलेट्स को डिफाइन करना, पीएमओ का काम हुआ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करना, पीएमओ का काम हुआ अपने तमाम प्रोजेक्ट से तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को यूनिफॉर्मली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी के ऊपर ऑपरेट करवाना.
अब ऑर्गेनाइजेशन जो सी है, हर डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट को अपने टेम्पलेट्स और अपनी पॉलिसीज पे चलाएगा, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिफॉर्मली काम नहीं कर सकती। तो पीएमओ इज द वन ऑर्गेनाइजेशन इन विच आपने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड को यूनिफॉर्म रखवाना है। नॉर्मली इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुझे इत्तेफाक हुआ दुबई में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वहां पे जाने की। वहां पे उन्होंने बेस्ट पीएमओ और बेस्ट प्रोजेक्ट्स को अवार्ड दिए थे। सो पीएमओ अभी बहुत मैच्योर कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड बनता जा रहा है। और इसमें एक और आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि पीएमओ जो था ना, एक्चुअली जो पीएमओ है, इस समटाइम्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पीएमओ से काम नहीं चलता। एक पीएमओ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही लेवल के ऊपर कंट्रोल नहीं करती। इसमें क्या होता है, एक सुपर पीएमओ बनती है, बाकी जो है ना दूसरी सब पीएमओज बनती हैं। अब वो सुपर पीएमओ ने पूरी एक जो है ना अपनी स्टैंडर्ड को तमाम सब पीएमओज के अंदर डिवाइड कर देना है, और वो तमाम सब पीएमओज ने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का जो मेजर काम है ना, वो ये है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को यूनिफॉर्म रखवाना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स यूनिफॉर्म रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों को पता होगा कि क्या स्टैंडर्ड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, दिस इज वेयर यू कैन कंट्रोल द प्रोजेक्ट्स। सो पीएमओ इज बेसिकली वो उन लोगों की कंपोजिशन है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, जो आपकी क्रीम है, जो आपके टॉप डिलीवर करने वाले लोग हैं। दे शुड बी द पार्ट ऑफ द पीएमओ। इसमें आपके जो फाइनेंस के हेड हैं, इसमें आपके टेक्नोलॉजी के हेड हैं, इसमें आपके वो डिलीवर करने वाले लोग हैं जिनकी एक विजन है। दे शुड बी अ विजनरी पीपल, कि उनको पता है कि हम कहां जा रहे हैं और हमने कहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है। सो दिस इज द पीएमओ, जहां पे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप देखो, मैं आपको बहुत आसान जुबान में चीजें समझा रहा हूं। पीएमओ का काम है आपकी, अभी एक बंदा कहता है कि यार मैंने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोजेक्ट का स्कोप पीएमओ डिफाइन करेगी? तला बताएं। सर, प्रोजेक्ट का स्कोप तो पीएमओ तो नहीं होना चाहिए, वो तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रायोरिटाइजेशन और वो चीजें देख रहे कौन हैं। डिफाइन करेगा प्रोजेक्ट का स्कोप? सर, आप कह लें कि जो स्टेक होल्डर लेके आ रहे हैं, स्पॉन्सर लेके आ रहे हैं पीएम के पास, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास लेके आ रहे हैं। प्रोजेक्ट का स्कोप कौन डिफाइन करेगा? पीएम। अच्छा चलो मैं आपको नाम बता देता हूं। प्रोजेक्ट का स्कोप कौन डिफाइन करेगा? पीएमओ डिफाइन करेगा, स्पॉन्सर डिफाइन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन करेगा, या उसकी कोई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर डिफाइन करेगा? सर, प्रोजेक्ट मैनेजर आई थिंक। क्यों? क्योंकि सर, स्पॉन्सर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट लेके आया है, और जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आया है तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक स्कोप ऑफ वर्क को लॉक करना है, डिफाइन करना है कि जी ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क है जिसके ऊपर मैंने प्रोजेक्ट को लेके चलना है। सो दैट्स व्हाई आई पीएमओ का थिंक इधर रोल क्या होगा? पीएमओ का क्या रोल होगा तला? सर, आई थिंक ये तो पीएमओ को डिफाइन करना चाहिए। प्रोजेक्ट का स्कोप तो पीएमओ को डिफाइन करके प्रोजेक्ट मैनेजर को देना चाहिए। सर, आई थिंक मेरा तो कॉन्सेप्ट ये था कि शायद वो ओवरऑल लीड, मतलब एक ऊपर से प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं, उनकी विजिबिलिटी को। वेरी गुड तलहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रोजेक्ट पीएमओ का काम होता है ऊपर से बैठ के सारी चीजों को गवर्न करना। जो प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर पीएमओ ये काम करने लग जाएगा कि हर प्रोजेक्ट के स्कोप को लेके बैठ जाएगा, तो ओवरऑल वो पूरी कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट किसने करना है? प्रोजेक्ट मैनेजर ने एग्जीक्यूट करना है। पीएमओ ने क्या करना है? पीएमओ ने उस प्रोजेक्ट स्कोप को लॉक करवाना है अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ।
अब आपका जो पीएमओ का जो काम देखो, ये एक्चुअली तला ये जो चीज आपने अब बताई है कि पीएमओ का काम होता है एज ए फादर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स को देखना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स जो थे ना वो ठीक चल रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे क्या करना है, हमारे बच्चों की प्रोग्रेसेस क्या चल रही हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वो चीजें काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बच्चों को किन चीजों की जरूरत है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, किसी डेवलपमेंट की जरूरत है। सो आप इस कॉन्सेप्ट को इस अम्ब्रेला के अंदर अंडरस्टैंड करें कि पीएमओ इज बेसिकली वो तमाम चीजें, वो एक चीज डिफाइन करती है और फिर कहती है अब आप इसके ऊपर काम शुरू कर दें। फिर 4 महीने गुजरते हैं, वो आते हैं प्रोग्रेस, हाँ जी अब आप अपनी प्रोग्रेस बताएं, आप अपने प्रॉब्लम्स बताएं, आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, आपको कौन सी ट्रेनिंग्स चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। दिस इज प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पीएमओ का काम है। सो पीएमओ ने एक डायरेक्शन देनी है, पीएमओ ने प्रोग्रेस लेनी है। अच्छा, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो शायद मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का डेटाबेसेस मतलब एसेट्स, ये सब का सब पीएमओ के पास है। मैंने 3 वर्ड बोले थे, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, टेम्पलेट्स। ये तीनों चीजें किसने डिफाइन करनी है? पीएमओ ने। ये जो आपको अभी मैंने एक स्टेक होल्डर रजिस्टर का टेम्पलेट बताया था, ये किसने डिफाइन करना है? पीएमओ ने डिफाइन करना है। रिस्क रजिस्टर किसने डिफाइन करना है? पीएमओ ने डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट का वो जो टेम्पलेट है, पीएमओ ने डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट चार्टर का टेम्पलेट है, पीएमओ ने डिफाइन करना है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स का टेम्पलेट है, पीएमओ ने डिफाइन करना है। क्यों? बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हर प्रोजेक्ट इस टेम्पलेट को फॉलो करेगा। ये नहीं होगा कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना लहदा से टेम्पलेट्स बना रहा हो। सो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएमओ क्या है। अच्छा, पीएमओ के अंदर नॉर्मली 2 किस्म के रोल जो है ना, मैं एक मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एक बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू बताने जा रहा हूं। एक पीएमओ होता है जिसको कहते हैं पीएमओ लाइट हाउस, और एक पीएमओ होता है जिसको कहते हैं पीएमओ पुलिसमैन। पुलिसमैन वो पीएमओ होती है जो स्ट्रिक्टली उसको मतलब पीएमओ को फॉलो करना है, जो पीएमओ कहेगा उसको फॉलो करना है। नाउ दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ द पीएमओ वेयर एवरीवन हैज टू फॉलो द पीएमओ। एंड द सेकंड पार्ट इज द पीएमओ लाइट हाउस। पीएमओ लाइट हाउस कौन होता है? जहां पे पीएमओ जो है सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन देता है, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपको कहे कि जी ठीक है आप इंप्लीमेंट करें। वो बस आप कहेंगे भाई हमें इसका टेम्पलेट दे दो, हमें ये ट्रेनिंग के लिए ये प्रोवाइड कर दो। वो पीएमओ बेचारा बैसाखियों पे चल रहा होता है। ये आपको समझाने के लिए पीएमओ है। लेकिन बुकिश क्या कहती है? एक पीएमओ होता है सपोर्टिव पीएमओ, एक पीएमओ होता है डायरेक्टिव पीएमओ, एक पीएमओ होता है कंट्रोलिंग पीएमओ। अब इनमें बेसिकली सपोर्टिव लाइट हाउस वाला है, डायरेक्टिव थोड़ी सी अथॉरिटी वाला, और कंट्रोलिंग ओवरऑल जिसका पूरा कंट्रोल जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो। सो ये आपके पीएमओ की वो टाइप्स हैं जो कि आप अपने जो एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप पीएमओ को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने पीएमओ के कॉन्सेप्ट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को, ये जो मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट्स आज बताए हैं, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो, स्टेक होल्डर, पीएमओ, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट है। और आपको जब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, सो दे टेक योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट्स। सो पीएमओ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बड़ा क्लियर होना चाहिए। इसके साथ पीएमओ के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं ओपीएम। ओपीएम बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पीएमआई का एक स्टैंडर्ड है जो कि ये वैल्यू, आप लोग ऑडिटर्स हैं, जो ऑडिट जिस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क के तहत होता है उसको ओपीएम कहा जाता है। दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है? वो ये वैल्यूएट करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग क्या है। आर यू अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, आर यू अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, और आर यू अ पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन।
तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में शुरू होती है वो प्रोजेक्ट से शुरू होती है, एंड द हाईएस्ट लेवल दैट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इज द पोर्टफोलियो. सो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इसको नॉर्मली OPM 3 कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल OPM 3 इसको कहा जाता है. सो दीज आर द बेसिकली जो स्टैंडर्ड है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की उसको एवेलुएट करने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग कहाँ पे आती है. सो देयर यू सी कि आपकी स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और वेयर यू पीपल आर स्टैंडिंग. ठीक है. सो इसको बेसिकली जो सा है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे जी. मेरा ख्याल है आज आपके लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग्स काफी हैं. आप इसको देखें. अपना आपका जो नेक्स्ट टास्क है, आई विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप इस सेशन के बाद, और उसमें मैं आपको जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ चीजें हैं वो शेयर करता जाऊंगा. और आपकी तरफ जो टास्क, पहला टास्क है वो आप लोगों ने अपना लॉगिन डिटेल्स बनानी है, और वन बाय वन आपने मुझे पर्सनल मैसेज के अंदर अपना व्हाट्सएप में आपने अपना pmi.org से अपने लॉगिन डिटेल्स मेरे साथ शेयर करनी है along with योर रिज्यूमे. ठीक है. सो जो बना के शेयर करता जाएगा उसकी एप्लीकेशन के ऊपर फिर हम लोग काम शुरू कर देंगे, और होपफुली वी विल ट्राई कि हम ग्रेजुअली जो है ना आप सबकी एप्लीकेशन को कंप्लीट करके सबमिट करवाएं एंड मूव फॉर दी आपकी सर्टिफिकेशन, और उसकी आगे उसकी तरफ हम आगे मूव करें. सो एनी क्वेश्चन, इसके अलावा अगर किसी की कोई क्यूरी है क्लास के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, मेथोडोलॉजी, सो यू पीपल आर वेलकम जी, प्लीज. सो हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी आई गेस, एंड मंडे टू थर्सडे. हाँ, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जी मंडे, ट्यूसडे, और हम लोग इसको करेंगे मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे और सैटरडे. मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे. एक दिन हम वीकेंड का ले लेंगे और बाकी जो 3 दिन है आपके वीकडेज के ले लेंगे हम. ठीक सर है. मेरे तो दोनों वीकेंड के डेज चले जाएंगे. आपके दोनों चले जाएंगे तो जो सा है, चलो एक वीक इस तरह कर लेंगे ना, फिर अगले वीक में कुछ चेंज कर लेंगे. एक आपको जो सा ना, फिर इन सब का हम एक दिन ले लेंगे, फिर आपको हम एक दिन दे देंगे. ठीक है. तो इस वीक हम ऐसा करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ठीक है. चलो, ताकि विन विन सिचुएशन रहे. डन जी. दिस वीक मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे जी. मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे जी, इंशाल्लाह ताला. चलें. ओके जी. टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Thank you. अल्लाह हाफिज.